साथियों नमस्कार। देश का कुल कर्ज चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर की तिमाही में बढ़कर 2.47 ट्रिलियन डॉलर या 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि इसमें रुपए का अवमूल्यन का भी असर है, जिसने कर्ज को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन सवाल यह भी है कि रुपए का अवमूल्यन हुआ ही क्यों। याद करिए 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा 15 लाख रुपए देश के सभी नागरिकों के खाते में डालने वाली बात। अमित शाह के मुताबिक मोदी की यह बात चुनावी जुमला थी, पर मौजूदा समय में लगभग 1,40,000 रुपए देश के प्रत्येक नागरिक के सिर पर मोदी सरकार द्वारा कर्ज लाद दिया गया है। और यह कोई जुमला नहीं है, बल्कि सच्चाई है। इस मामले में सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट का यहाँ जिक्र करना जरूरी है। सुप्रिया श्रीनेत, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, ने ट्वीट किया है कि आजादी के बाद 67 साल में देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिया और पीएम मोदी ने अकेले ही 150 यानी 150 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देश पर लाद दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि केंद्र और राज्यों को मिलाकर भारत का सामान्य सरकारी कर्ज मध्यम अवधि में सकल घरेलू उत्पाद GDP के 100% से ऊपर पहुंच सकता है। IMF ने चेतावनी देते हुए कहा है कि लंबी अवधि में भारत को कर्ज चुकाने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य को हासिल करने में भारत को बहुत अधिक निवेश करना होगा। खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के कर्ज माफी के छत्तीसगढ़ के चुनावी वादे से चुनाव जीतने के बाद मुकर गई है। साथियों, आज के वीडियो का ये दोनों मुद्दा नहीं है। आज के वीडियो का मुद्दा है किसान आत्महत्या। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अकेले महाराष्ट्र में 10 महीनों में 2,300 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। महाराष्ट्र राज्य के 59 वर्षीय किसान दुर्गा दास ने पिछले साल जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। वे अपने एक मंजिला घर के नवीनीकरण के लिए बैंक से लिया गया ऋण चुकाने में असमर्थ था। इस साल उनका 32 वर्षीय बेटा, 2 बच्चों का पिता प्रदीप दास भी उतना ही हताश है। परिवार के पास आधा एकड़ खेती योग्य भूमि है, जहां वे कपास उगाते हैं, पर तीव्र गर्मी की लहरों के कारण फसल बर्बाद हो गई है, जिससे दास और उनके बेटे प्रदीप जैसे किसान गंभीर संकट में हैं। परिवार ने जो कर्ज लिया था वह अभी तक चुकाया नहीं गया है और जो जमीन उन्होंने बैंक में गिरवी रखी थी वह जब्त होने वाली है। इसका मतलब है कि कोई फसल नहीं, कोई खेती नहीं, कोई व्यवसाय नहीं और कोई भोजन नहीं। आगे कर्ज वसूली के एवज में जमीन भी छीन ली जाएगी। प्रदीप आह भरते हुए कहते हैं, मैं बहुत पहले ही अपना जीवन समाप्त कर चुका होता, लेकिन मेरे बच्चों रुधे गले से आगे के वाक्य वे बिना बोले छोड़ देते हैं। ऐसी मुसीबत में यह परिवार अकेला नहीं है। भारत में हर साल लगभग 10,000 किसान आत्महत्या करते हैं। इसका मतलब है कि हर दिन 27 और हर घंटे एक किसान आत्महत्या करता है। 1970 के दशक से देश में कृषि समुदायों में आत्महत्याएं एक लंबे समय से चली आ रही समस्या रही हैं, क्योंकि किसानों को बढ़ते ऋण संकट का सामना करना पड़ता है। प्रदीप का कहना है कि हर दिन हम मौत के करीब पहुंच रहे हैं। गर्मियां बढ़ रही हैं, अत्यधिक गर्मी धरती से नमी सोख रहा है और बारिश नहीं हो रही है। हम बैंक को पूरी रकम चुकाने की उम्मीद करते थे। हमारे घर को मरम्मत की सख्त जरूरत थी। मानसून की बारिश हमारे घर में घुस गई। हम सभी बीमार हो गए, मेरे बच्चे और मेरी माँ भी। हमने इसकी मरम्मत करने का फैसला किया और हमारे पास जमीन थी, उस पर कर्ज लिया, लेकिन ईश्वर ने हमारे साथ कुछ और ही तय कर रखा था। प्रदीप ने हालिया अनिश्चित मौसम पैटर्न के बारे में निराशा भरे लहजा में बताया। महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटिल ने गुरुवार 14 दिसंबर को राज्य विधानसभा में बताया कि इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच 2,366 किसानों की आत्महत्या से मौत हो गई। डेक्कन क्रॉनिकल के अनुसार औसतन हर महीने लगभग 240 किसान अपनी जान दे रहे हैं, जो हर दिन 7 किसानों की आत्महत्या के बराबर है। मंत्री ने कहा कि विदर्भ क्षेत्र, विशेष रूप से अमरावती राज्य मंडल में किसानों की आत्महत्या की सबसे अधिक संख्या देखी गई।
जहां 951 मामले दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आत्महत्या से मरने वाले किसानों के परिवारों को 1 लाख रुपए देती है। ये कांग्रेस के विधायक कुणाल पाटिल द्वारा पूछे गए सवाल पर जवाब दे रहे थे। अमरावती के अलावा अन्य क्षेत्र भी इस मुद्दे की गंभीरता में योगदान करते हैं। छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन मराठवाड़ा में लगभग 877, नासिक डिवीजन खानदेश में 254 और पुणे डिवीजन पश्चिमी महाराष्ट्र में 27 किसानों की आत्महत्या की सूचना मिली। विपक्ष के नेता विजय वडेवट्टीवार ने महाराष्ट्र सरकार पर किसानों के संघर्ष के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में 1 जुलाई 2022 से 1 जुलाई 2023 तक मुख्य रूप से फसल नष्ट होना और बढ़ते कर्ज के कारण 3000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। पूर्ण ऋण माफी की मांग करते हुए वडेवट्टीवार ने राज्य सरकार से बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने का आग्रह किया। देश भर के किसानों और खेतिहर मजदूरों की आत्महत्या के जो आंकड़े सामने आए हैं वे गंभीर चिंता के विषय हैं। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने किसानों और मजदूरों के लिए विकास के बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़े बताते हैं कि इन दावों की हकीकत कुछ और ही है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में किसानों और मजदूरों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 2022 में 1,70,924 आत्महत्याएं हुई, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 1,64,033 रहा, यानी 2021 की तुलना में 4.2% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि ज्यादातर मामले श्रमिक पारिवारिक समस्याओं और बीमारी के कारण आत्महत्या करते हैं। पारिवारिक समस्याएं 31.7%, बीमारी 18.4% थी, जबकि बेरोजगारी और व्यवसाय की समस्याएं 1.9% और 1.2% थी। 4 दिसंबर 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में लगातार तीसरे वर्ष सबसे अधिक आत्महत्याएं 22,746 दर्ज की गई। इसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश का स्थान है। इन आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ है कि आत्महत्या के मामले में देश में मजदूर वर्ग सबसे ऊपर है। इसमें से 1/3 आंकड़े किसानों और खेत मजदूरों की आत्महत्या की है। आत्महत्याओं के मामले में अगली सबसे बड़ी संख्या दिहाड़ी मजदूरों की है, जिनकी संख्या 44,713 है, जो कुल आत्महत्या की संख्या का 26.4% है। यह आंकड़ा पिछले साल से 1% ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम पेशेवरों की बात करें तो आत्महत्या के मामले में उनकी संख्या 9.2% है, जिसमें 14,395 वेतनभोगी और 18,357 स्वरोजगार वाले लोग शामिल हैं। बेरोजगारी के कारण होने वाली आत्महत्याओं पर नजर डालें तो यह 9.2% है, जबकि 2021 में ऐसे 3,541 मामले सामने आए थे, जबकि 2022 में ये संख्या थोड़े कम यानी 3,170 थी। देश में बढ़ती आत्महत्या दर सबसे चिंताजनक है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई है, जबकि मुद्रास्फीति बढ़ रही है। इसके साथ ही बेरोजगारी भी चरम पर है। नतीजा ये हुआ है कि लोगों की बचत में 5% की गिरावट आई है, जबकि एनसीआरबी डेटा कहता है कि ज्यादातर कर्मचारी पारिवारिक कारणों से नौकरी छोड़ते हैं या बीमारी के कारण या आर्थिक तंगी से आत्महत्या का एक प्रमुख कारण है। एनसीआरबी के मुताबिक आत्महत्या करने वाले 1,09,875 यानी 64.3% लोगों की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है। पिछले 5 वर्षों में आत्महत्याओं की संख्या में 27.6% की भारी वृद्धि हुई है और शहरी क्षेत्र में आत्महत्याओं का अनुपात 16.4% से अधिक है। ये आंकड़े सरकार के झूठे विकास के दावों की पोल खोलते हैं। पहले किसान आत्महत्या करते थे, लेकिन मजदूरों के साथ ऐसा नहीं था। मजदूर काम के लिए पलायन कर जाते थे और कुछ भी करके अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन उनके सामने रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है और पिछले कुछ सालों में मजदूर आत्महत्या भी कर रहे हैं और बड़े शहरों में यह संख्या बढ़ रही है।
जो अधिक गंभीर है। इससे पता चलता है कि श्रमिक हताश हैं और इसलिए वे अपनी जान दे रहे हैं। आत्महत्या पर अब भी खुलकर बात नहीं होती, इसे कलंक के तौर पर देखा जाता है और अधिकतर परिवार इसे छुपाने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण भारत में ऑटोप्सी की कोई जरूरत नहीं होती और अमीर स्थानीय पुलिस के जरिए आत्महत्या को आकस्मिक मृत्यु दिखाने के लिए जाने जाते हैं। पुलिस की प्रविष्टियां सत्यार्पित नहीं होती हैं। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के साथ देश भर में कुल 6,28,221 गांवों के सभी मंदिरों में कीर्तन का आयोजन करने जा रही है। जाहिर है कि मोदी सरकार की इस कयावत से लोकसभा चुनावों में वोट का तो फायदा मिल जाएगा और शायद बीजेपी केंद्र में सरकार भी बना लेगी। लेकिन क्या राम मंदिर के उद्घाटन और देश के प्रत्येक गांव में भजन कीर्तन से उन ग्रामीणों और गांव के किसानों और मजदूर जो कि आत्महत्या के लिए मजबूर हैं, उन्हें कुछ फायदा होगा? सवाल बहुत बड़ा है। धन्यवाद।